नमस्कार साथियों, मैं नीरज यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम जीव विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। बायोलॉजी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम दो तीन टॉपिक हैं जैसे कि आहार पोषण, जिसमें विटामिन, पाचन तंत्र वगैरह इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस ब्लड ग्रुप वगैरह के भी हैं और एक दो क्वेश्चंस हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग के। तो इसकी बात हम करेंगे। तो ये हमारा आज का पैटर्न रहेगा क्वेश्चन आंसर का, और ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं। तो सबसे पहली बात तो कर लेते हैं विटामिन है क्या। विटामिन हमारे एक प्रकार के पोषक पदार्थ आप मान सकते हो। ठीक है, पोषक पदार्थ हैं जिसमें हम पढ़ते हैं सामान्य रूप से जो विटामिन हैं वो हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, ये हमारे पास सामान्य रूप से हम जो सामान्य विज्ञान में आहार और पोषण का जो चैप्टर हमारा चलता है, जो टॉपिक है, उसमें ये हमारे पास मुख्य रूप से 5 विटामिन हैं। ठीक है, अब इनमें जो चीज है कि भाई क्वेश्चन है विटामिन वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील का मतलब है लिपिड्स। ठीक है, जैसे हम सामान्य शब्दों में बोलें तो तेल, घी इत्यादि, उनमें जो घुलनशील है वो कौन सी है। तो इसमें जो चीज हमारी ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि जो दो विटामिन है बी एंड सी, ये विटामिन हमारी होती हैं जल में घुलनशील, सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, इसके अलावा जो विटामिन ए है, विटामिन डी है, ई है और विटामिन के है, ये हमारे पास होती हैं वसा में घुलनशील। ठीक है, तो ए, अब हमको ऑप्शन क्या दे रखा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वसा में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील है। जिस ऑप्शन में बी और सी है वो तो हमारा उत्तर कदापि नहीं हो सकता। तो हम बात करेंगे जिसमें बी और सी नहीं है। पहला ऑप्शन है विटामिन सी और ई, तो ये हमारे पास गलत हो जाता है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है इसमें विटामिन सी का नाम दे रखा है तो ये हमारे पास गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है ए और डी। ठीक है, बिल्कुल सही है कि हमने यहाँ बात करी विटामिन बी और सी जो जल में घुलनशील है, इनको छोड़कर सभी विटामिन वसा में घुलनशील होती है। लिपिड, वसा होती है लिपिड, लिपिड में सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, ये सारी विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, विटामिन ए और डी, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारा जो हो जाता है हमारे पास बी। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है कि वसा में घुलनशील विटामिन की जो जल में घुलनशील नहीं है वो वसा में, लिपिड में सोल्यूबल है, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है वो लिपिड में सोल्यूबल है। तो इसका आंसर ए और डी ये दे रखा है हमें, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अब बाकी ऑप्शंस की जो दो ऑप्शन हमारे पास है उनकी बात करते हैं। तो इसमें एक है ए एंड सी, तो सी है, सी की हमने अभी बात करी कि ये जल में घुलनशील है। इधर बी है, बी एंड डी, तो बी की हमने अभी बात करी कि ये भी जल में घुलनशील है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विटामिन ए एंड विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यह है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी, रतौंधी क्या होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है कि भाई रतौंधी क्या होता है। रतौंधी है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि रात में अंधेरे में इनको नहीं दिखता है, जिसके ये डिजीज होती है उसको अंधेरे में नहीं दिखता है। ठीक है, रतौंधी रोग जो है, तो इसकी अगर हम बात करें तो सब अब पहले चीज ये बात करते हैं कि भाई रतौंधी होता क्या है। ठीक है, आई है हमारी, ठीक है, आई में रेटिना के बारे में सबने सुना है कि भाई रेटिना क्या चीज है। ठीक है ना, तो रेटिना में हमारे पास दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, एक होती है रोड्स, एक होती है कोन्स। ठीक है,
ठीक है, ये दो प्रकार की सेल्स हमारे पास पाई जाती हैं। जो रोड्स होती हैं, ये जो हमारे पास है, इनका काम होता है अंधेरे में देखना। ठीक है, अंधेरे में जो हमें दिखाई देता है वो रोड्स की वजह से दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इनमें होता है, जो हमारे पास रोड्स की हमने बात की, रोड सेल्स की, इनमें हमारे पास होता है रोडोप्सिन पिगमेंटिक, ये वर्णक का नाम है, पिगमेंट का नाम है, जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। ठीक है, इसके कारण हमें रात में दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि भाई किस विटामिन की कमी से, तो हमारे पास जो बात आती है कि भाई विटामिन ए है। ठीक है, हम सीधे आंसर की बात करते हैं। विटामिन ए जो है उसका नाम होता है रेटिनोल। जो विटामिन ए है वो होता है रेटिनोल। ठीक है, नाम से स्पष्ट है कि भाई अगर इसकी कमी होगी तो कहीं ना कहीं हमारी जो रेटिना है, आंख की जो रेटिना है, वो डिफेक्ट होगी। तो इसकी जो डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ए की जो कमी होती है, उससे हमारे पास विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन वर्णक है, ये इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट होता है, ये प्रभावित होता है। तो इस वजह से नाइट में हमें दिखना बंद हो जाता है। जो भी है कि भाई नाइट ब्लाइंडनेस है, जो रतौंधी रोग है, वो विटामिन ए की कमी से, जो रेटिनोल है, विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो रेटिनोल है। रेटिनोल की कमी से रोडोसिन जो पिगमेंट है वो अफेक्ट होता है। उस वजह से हमें नाइट में, या डार्कनेस, डार्क विजन भी हम इसको बोल सकते हैं, अंधेरे में हमें दिखना बंद हो जाता है। उस कारण हमारे पास जो हमारा जो रोग होता है रतौंधी, ठीक है, सामान्य भाषा में बोले तो रातचिंदा, नाइट ब्लाइंडनेस जो भी है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, वो होती है हमारे पास विटामिन ए की कमी से। तो दूसरे जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाता है सी, विटामिन ए। अब इनकी बात करते हैं, विटामिन बी है, के है, डी है। ठीक है, बी की कमी से जो सबसे पहले बात करें हम, सामान्य जो विज्ञान है उसका, अगर उसकी अगर हम बात करें तो विटामिन बी की कमी से हमारे पास होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, इनका अदर जो विटामिन है, चाहे हम बी की बात करें, चाहे के की बात करें, या डी की बात करें, इनसे हमारे पास आंखों से, रेटिना से कोई संबंध इनका नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, जो कि 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ठीक है, ये क्या है? ये जो है हमारे पास, ये एक टाइप का हमारे पास फैटी एसिड है। ठीक है, वसीय अम्ल है। तो जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है उसका सर्वोत्तम स्रोत ये क्या है? 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, ये है, इसका प्रकार है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। तो इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा अलसी, ऑप्शन सी, अलसी। ठीक है, इसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं कि भाई ये होता क्या है। अभी इतना ध्यान रखो कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, उसका सर्वोत्तम स्रोत हमारे पास होता है अलसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो है कि मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो टमाटर है उसमें निम्न में से कौन सा जो पोषक पदार्थ है, न्यूट्रिएंट है, वो सर्वाधिक रूप से पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे, अब हम अलग अलग चीज बात करें, पहले हम टमाटर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कि भाई टमाटर की, यहाँ क्वेश्चन में टमाटर की बात कर रहा है तो टमाटर में कौन सा पाया जाता है, इसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो पहली बात करते हैं कि भाई मैलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है हमारे पास मैलिक एसिड। पहले हम जो चारों ऑप्शन है उनको लिखते हैं, फिर एक एक की बात करेंगे। फिर साइट्रिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल, और जो चौथा है हमारे पास वो है एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई मतलब क्या है इन सब चीजों। तो मैलिक एसिड है,
ये मानव शरीर में पाया जाता है और इसका जो सोर्स है वो हम सामान्य शब्दों में बोले तो सेब यानी कि एप्पल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये इसका एक अच्छा उत्तम स्रोत है, बेस्ट सोर्स, ठीक है, मैलिक एसिड का एप्पल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनानास, पपीता, इनमें भी ये मैलिक एसिड पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि भाई साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड है इस ये हमारा पाया जाता है नींबू, संतरा, टमाटर इत्यादि में। तो सिट्रिक, साइट्रिक या सिट्रिक एसिड, ठीक है, इसको हम सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये हमारा पाया जाता है नींबू, संतरा, टमाटर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड की। ये हमारा पाया जाता है चाय, कॉफी इत्यादि में, ठीक है। जो ऑक्जेलिक एसिड है हमारा वो पाया जाता है चाय, कॉफी और जो कॉफी पदार्थ हैं, कैफीन युक्त पदार्थ हैं, उनमें ये पाया जाता है। लास्ट है एसिटिक एसिड, ये हमारा पाया जाता है सिरका में, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि टमाटर बहुल स्रोत किसका है, ठीक है। तो अब हम जो हमारा आंसर है वो देखेंगे, जो हमने अभी सोल्व किया है कि मैलिक एसिड है ये एप्पल में पाया जाता है, ये कतई आंसर नहीं हो सकता। ऑक्जेलिक एसिड है ये चाय, कॉफी, ये भी आंसर नहीं है। एसिटिक एसिड है ये सिरका, ये भी आंसर नहीं है। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है जिसमें टमाटर लिखा हुआ है, वो है सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड, ठीक है। ये नींबू, संतरा, टमाटर इन तीनों में बाहुल्य रूप से पाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। हमें यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सत्य है। अब इससे पहले हम एक बात करते हैं, हमने अभी पढ़ा था कि वही विटामिन कौन कौन सी हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। जो सामान्य विज्ञान में आहार और पोषण का चैप्टर चलता है उसमें हम इन 5 विटामिन का हम स्टडी अध्ययन करते हैं। तो इनमें हम बात करते हैं कि भाई क्या वो जो इनका बनाने का सिस्टम है वो क्या है, कि भाई कैसे बनते हैं, ह्यूमन बॉडी में सारे बन जाते हैं या कुछ हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो इसमें एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि जो विटामिन ए एंड डी है, ठीक है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास 3 विटामिन बचती हैं, 4 विटामिन जो बचती हैं वो है बी एंड सी एंड ई एंड के, ठीक है। तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के ये ह्यूमन बॉडी में नहीं बनती हैं, ठीक है ना। ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि केवल विटामिन ए रेटिनॉल और डी कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरोल। हम सुनते हैं कि भाई धूप से विटामिन डी मिलती है, विटामिन डी मिलती नहीं है। धूप से विटामिन डी बनना उत्प्रेरित होता है हमारे शरीर में, ठीक है। वो धूप है जो विटामिन डी के बनने के लिए कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का नाम है, ठीक है ना। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है कि ह्यूमन बॉडी में सिर्फ विटामिन ए एंड विटामिन डी बन पाती है, बाकी जो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं बनती है, हमको बाहर से ही वो लेनी पड़ती है। तो क्वेश्चन क्या है वो अब हम पढ़ते हैं। विटामिन पोषकों का एक ऐसा वर्ग है, ठीक है, ठीक है। अभी हमने बात करी थी कि वही विटामिन पोषक पदार्थ हैं, ह्यूमन बॉडी के एक न्यूट्रिएंट मटेरियल है जिनका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण, जैव संश्लेषण क्या होता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जैव संश्लेषण, बायोसिंथेसिस क्या होता है। जिस चीज का अगर सिंथेसिस, निर्माण हमारी बॉडी में हो रहा है, हमारे शरीर में हो रहा है, तो वो पदार्थ जैव संश्लेषित पदार्थ और ये प्रक्रिया जैव संश्लेषण, बायोसिंथेसिस कहलाती है, ठीक है ना। तो विटामिन पोषकों का एक ऐसा वर्ग है जिनका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता, ए व डी को छोड़कर। इसका मतलब है कि भाई विटामिन ए और डी है जो मानव शरीर जैव संश्लेषित कर सकता है। इसके अलावा और कोई विटामिन ऐसा नहीं है जिसको मानव शरीर जैव संश्लेषित कर सके, ठीक है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। फिर उसके बाद है कि विटामिन ई व के जल में घुलनशील है,
ठीक है। अभी शुरू में हमने बात करी थी कि बी एंड सी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है, बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के ये जल में घुलनशील नहीं है, ये वसा में घुलनशील है। तो ये कथन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है ना। ई एंड के ये वसा में घुलनशील है, या ये है जो ये लिपिड में घुलनशील है। लिपिड सोल्यूबल, ठीक है ना। तो बी हमारा गलत हो गया। इसके बाद बात करते हैं जो कथन है थर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि विटामिन बी व सी वसा में घुलनशील होते हैं। अभी हमने बात करी कि विटामिन बी और सी ही ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सारे विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि भाई ये जल में घुलनशील होंगे, तो ये कथन भी बिल्कुल गलत हो जाता है हमारे पास। तो हमारे पास एकमात्र कथन जो सही है वो है फर्स्ट। तो इसमें ऑप्शन ढूंढेंगे, पहला ही ऑप्शन है केवल फर्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। लार, सलाइवा, जो लार होती है वो हमारे मुंह में स्रावित होती है, ठीक है। उसमें एक एंजाइम होता है लार एमाइलेज, ठीक है। ये काम क्या करता है, ये काम करता है जो स्टार्च है हमारे पास, ठीक है, हिंदी में बोले तो मंड, ठीक है, इसका पाचन करता है, ठीक है। कुछ 30, 40, 50% जो स्टार्च है उसको ये चेंज कर देता है माल्टोस में, ठीक है, जो लार एमाइलेज है। ये पाया जाता है हमारा सैलाइवा में। जो लार एमाइलेज है, नाम से पता चल रहा है कि भाई लार में पाया जाएगा, सैलाइवा में पाया जाएगा, सैलिवरी एमाइलेज। तो ये हमारा स्टार्च को माल्टोस में चेंज कर देता है, अबाउट 40% स्टार्च को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करता है। तो पहला ही ऑप्शन है हमारे पास स्टार्च, ठीक है। अभी बात करी हमने कि स्टार्च को ही माल्टोस में चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। अभी तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ठीक है, ये किसका उदाहरण था, ओमेगा 3 फैटी एसिड का, ठीक है ना। और इसमें हमने बात की थी, वहां क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा था कि भाई अल्फा लिनोलेनिक एसिड है वो, उसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है, वो किसमें प्रचुर रूप में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है ना, ये है अल्फा लिनोलेनिक एसिड का एक, इसका एक रूप है ये, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का अल्फा लिनोलेनिक एसिड एक रूप है। वहां हमने आंसर किया था कि अलसी में ये पाया जाता है, ठीक है। तो सामान्य बात अगर हम करें तो अलसी ऑप्शन में है, किसका प्रचुर स्रोत है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ढूंढेंगे, या तो ये मिल जाए या ये मिल जाए। तो विटामिन सी ये बिल्कुल गलत हो गया। ओमेगा 3 वसीय अम्ल, वसीय है मतलब फैटी है, वसा को इंग्लिश में बोलते हैं फैट या लिपिड, तो ये हो गया फैटी एसिड है ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आवश्यक एमिनो अम्ल बिल्कुल नहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया बी। अब बात करते हैं कि भाई ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि ये फैटी एसिड है, वसीय अम्ल है, ठीक है ना। इसमें 18 कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसकी अगर हम बात करें तो वो होता है C18H30O2, ठीक है। ये इसका एक केमिकल फॉर्मूला है, किसका, ओमेगा 3 फैटी एसिड का। और इसका जो प्रचुर स्रोत है वो है अलसी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें पूछ रहा है कि भाई जो व्यक्ति हार्ड वर्क करता है, ठीक है, जैसे कि हम बात करें मजदूर वर्ग या किसान वर्ग जो है, उसको
दैनिक यानी कि एवरीडे, प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता कैसे पड़ती है। ये हर व्यक्ति को, ठीक है, हर एवरी पर्सन जो हार्ड वर्क कर रहा है या कम हार्ड वर्क कर रहा है या हार्ड वर्क कर ही नहीं रहा, उसको अलग 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 मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई जो ठीक ठाक काम कर रहा है, ठीक ठाक काम करने वाले व्यक्ति, उनको कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। जो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मली काम कर रहा है, ठीक है, तो उनको एनर्जी जो चाहिए वो चाहिए होती है 2500 किलो कैलोरी। KCAL का मतलब है किलो कैलोरी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भाई ठीक है, नॉर्मल जो ठीक ठाक काम कर रहा है उसको 2500 किलो कैलोरी चाहिए, लेकिन यहां तो बात की जा रही है कि भाई जो हार्ड वर्क कर रहा है, जो पर्सन, जो कठिन परिश्रम, ठीक है, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कठोर परिश्रम, तो इनको कितनी चाहिए। तो स्वाभाविक बात है कि भाई 2500 से तो ज्यादा ही चाहिए होगी, लेकिन अब ऑप्शन में सभी में 2500 से ज्यादा दे रखा है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आंसर आएगा 4000 किलो कैलोरी, ठीक है। यह है कि भाई जो हार्ड वर्क करता है कोई भी व्यक्ति, उसको प्रतिदिन 4000 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। जो भी व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, उसको 4000 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। ठीक ठाक काम करने वाले व्यक्ति को 2500 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि एवं वृद्धि के लिए पोषक तत्व, मतलब कि क्या पूछना चाह रहा है कि भाई ह्यूमन बॉडी है, उसमें नई सेल्स बनती रहती है, नई उत्तक बनेंगे, ठीक है, सेल से उत्तक बनते हैं तो नई सेल्स बनी, उससे नई उत्तक बनेंगी, तो उनके लिए, उनकी वृद्धि के लिए कौन सा आहार, पोषक तत्व जो उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है, वो कौन सा आहार, वो पोषक तत्व कौन सा आहार, क्या खाएं कि वो पोषक तत्व हमें मिले जिससे नए उत्तकों की वृद्धि हो सके। तो उसमें पहला ऑप्शन है फल, दूसरा ऑप्शन है पनीर, तीसरा ऑप्शन है सब्जियां, चौथा ऑप्शन है मिठाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई ह्यूमन बॉडी में जो संतुलित आहार है, बैलेंस्ड डाइट है, उसमें क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहली बात तो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल और वसा, ठीक है। ये चीजें हैं जो हमें संतुलित आहार में चाहिए होती हैं एक ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। वसा है वो इतना नेसेसरी नहीं है, बाकी जो ऊपर की 5 चीजें हैं ये चीजें नेसेसरी हैं ह्यूमन बॉडी में। अगर आप जीवित रहना चाहते हो तो ये 5 चीजें आपको डेली रूटीन में चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई नए ऊतकों की वृद्धि के लिए जो न्यू टिश्यूज हैं उनकी ग्रोथ के लिए पोषक तत्व कौन सा आहार प्रदान करता है। तो जो हम सीधी बात करें तो जो न्यू टिश्यूज हैं उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट होता है वो होता है प्रोटीन, ठीक है। और उसके अलावा उनकी जो अदर ग्रोथ्स हैं, सामान्य रूप से प्रोटीन, वसा, ये चीजें हैं। वसा है ये बॉडी में स्टोर हो जाता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट है ये एक एनर्जी का सोर्स है, विटामिन, खनिज, जल, ठीक है, ये तीनों है, ये सामान्य पोषक तत्व हैं जो अनिवार्य हैं। तो अब बात करें पनीर, ये जो प्रोटीन है इसकी बात करते हैं कि भाई प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो काम क्या करता है। प्रोटीन जो काम करता है वो जो मसल्स हैं उनकी ग्रोथ में, न्यूट्रिशूज की ग्रोथ में ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी भी ये प्रोड्यूस करता है। तो भाई जो हमारे पास ऑप्शन है फल, पनीर, हर फल में प्रोटीन नहीं हो पाता, ठीक है, हर सब्जी में भी प्रोटीन नहीं होता, मिठाई में भी प्रोटीन नहीं हो पाता, मिठाई में जो है वो सामान्यतः वसा की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। इनमें है जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है इन दोनों में, ठीक है। बच गया पनीर।
तो पनीर जो है हमारा जो आंसर होगा वो पनीर ही होगा, ठीक है। पनीर जो है वो उसमें हमारे पास फैट भी पाई जाती है, ठीक है। जो ये मिल्की प्रोडक्ट है, दूधीय उत्पाद है, तो इसमें फैट भी पाई जाएगी, इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है अच्छी खासी मात्रा में। और प्रोटीन जो है वो ही हमारे पास न्यू सेल्स की या न्यू टिश्यूज की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा पनीर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दुर्दम, दुर्दम होता है मैलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है। ये मलेरिया का एक टाइप है, उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब सबसे पहली चीज आती है कि भाई मलेरिया होता कैसे है। तो मलेरिया जो है वो होता है सामान्यतः प्लाज्मोडियम, ठीक है। जो सबसे अपन आसान भाषा में समझे तो प्लाज्मोडियम है, ये एक टाइप का होता है प्रोटोजोआ, जो कि एक जीवों का वर्ग है। तो इस प्लाज्मोडियम की वजह से हमारे पास मानव शरीर में मलेरिया की शिकायत आती है, मलेरिया होता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में पूछा है कि जो दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया है वो कौन से टाइप के प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है। तो उसका आंसर हमारे पास होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। ये मैलिग्नेंट मलेरिया का कारक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, लेकिन मैलिग्नेंट मलेरिया है जो एक मलेरिया का टाइप है, ये हमारे पास प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भाई मलेरिया जो है उसका रोग कारक कौन है। वहां आपको ऑप्शन में दे देगा कि भाई प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, विषाणु है, तो वहां आपको ऑप्शन में करना है प्रोटोजोआ, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें डी ऑप्शन हो गया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जापानी इनसेफेलाइटिस, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ये होता क्या है। जो जापानी इनसेफेलाइटिस जो डिजीज होती है उसमें होता क्या है कि भाई हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो मानव मस्तिष्क होता है, उसमें सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। तो होता किस कारण से है, कौन से वायरस से होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, उसका आंसर आपके पास यही दे रखा है कि जापानी इनसेफेलाइटिस का कारक क्या है। वहां ऑप्शन में दे दिया कि भी जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, तो इनमें आपका सीधा आंसर हो जाएगा कि भाई वायरस। यहां दे रखा है आपको कि किस वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। मस्तिष्क में सूजन आ जाता है। अब दूसरी बात कि भाई ये जो जापानी इनसेफेलाइटिस है, इसका नाम इनसेफेलाइटिस भी तो हो सकता था, जापानी इनसेफेलाइटिस क्यों है। तो इसका आंसर हमारे पास आता है कि ये जो रोग है इसको 1871 में 1871 में सबसे पहले जो ये डिजीज हुई उसकी खोज की गई जापान में। इसके अलावा जो पश्चिमी एशिया है उस साइड ये रोग सामान्यतः पाया जाता है। अब बात करते हैं कि भाई ये रोग संक्रामक है या असंक्रामक। ये रोग संक्रामक है, जो कि मच्छर परजीवी होता है, इसका मच्छर के द्वारा फैलता है, ठीक है। मच्छर और मानव जो इसका रोग कारक है, पैथोजन है, उसके लिए दो परजीवी होते हैं, मच्छर और मानव, ठीक है ना। ये संक्रामक रोग होता है। 1871 में जापान में पहला मरीज मिला, इस वजह से इसको जापानी इनसेफेलाइटिस नाम दिया गया, ठीक है ना। तो इसका अब बात करते हैं कि भाई किस वायरस के कारण होता है। तो इसका आंसर सीधे शब्दों में है फ्लेवी वायरस। ये चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, फ्लेवी वायरस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वही सेम चीज, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। अभी हमने बात करी कि भाई ये होता क्या है, मस्तिष्क में शोथ या सूजन आ जाता है, तो किसको इफेक्ट करेगा, सीधी बात है मस्तिष्क को इफेक्ट करेगा। जो जापानी इंसेफेलाइटिस है ये मस्तिष्क को इफेक्ट करेगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मस्तिष्क में इसमें क्या है कि सूजन आ जाता है, और सबसे ज्यादा जो ये है वेस्टर्न एशिया में पाया जाता है।
तो ये मस्तिष्क को अफेक्ट करता है, मस्तिष्क पे ये प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि नया वर्ड आ गया ट्राइसोमी 21, तो ये क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब होता है कि हम बात करें ह्यूमन में जो है वो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, दैहिक और लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो 23 जोड़े टोटल गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब उन 23 जोड़ों में, ठीक है, दो जो गुणसूत्र है यानी एक जोड़ा है वो XX या XY होता है, ठीक है, ये हमारे पास लैंगिक गुणसूत्र है। बाकी जो 22 जोड़े हैं वो हमारे पास होते हैं दैहिक गुणसूत्र। दूसरी चीज कि जो गुणसूत्र हमारे पाए जाते हैं वो इस रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सामान्य रूप होता है कि भाई एक जो जोड़ा है, एक पेयर है, जैसे 21th पेयर 21वां जोड़ा ये हम मान सकते हैं। तो दो गुणसूत्र एक पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है, जोड़े का मतलब दो होता है। अब बात आती है कि भाई ये जो है ट्राइसोमी क्या होती है। ट्राइसोमी का मतलब होता है कि वहां जो दो गुणसूत्र हैं उनकी जगह तीन गुणसूत्र आ जाए, ठीक है, तो उसको ट्राइसोमी बोलते हैं। वहां जो जोड़ा है, ये जो हमारा जोड़ा है, इसकी जगह ऐसा जोड़ा मिल जाए। ये दो तो सामान्य जोड़े में भी पाए जाते हैं, इसके साथ ये ऐसी सिचुएशन अगर कहीं आती है तो वो कहलाती है ट्राइसोमी, कि भाई दो की जगह तीन गुणसूत्र हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाती है हमारी ट्राइसोमी, 21वां जोड़ा है। अब बात करते हैं कि भाई या 21 का क्या मतलब। इसका मतलब है 21 का कि 21वें जोड़े में ट्राइसोमी हुई है। 21वां जोड़ा है उसमें दो की जगह तीन गुणसूत्र आ गए हैं, तो ये कहलाएगा हमारा ट्राइसोमी 21। तो निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो नाम अगर हम बात करते हैं तो जो ट्राइसोमी 21 है उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। तो इसका ऑप्शन सी सही है, डाउन सिंड्रोम इसको कहा जाता है। और इसके जो डाउन सिंड्रोम है, इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहली चीज तो जो चाइल्ड होगा या जो व्यक्ति इससे पीड़ित होगा उसके अंदर बौद्धिक क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है, मानसिक रूप से वो विकृत होगा या कमजोर होगा। दूसरी, शारीरिक रूप से भी वो कमजोर होता है जो डाउन सिंड्रोम से या ट्राइसोमी 21 से पीड़ित व्यक्ति होता है। तो इसका आंसर हो गया सी, डाउन सिंड्रोम। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि पारिस्थितिक पिरामिड्स की अवधारणा किसने दी, ठीक है। इससे पहले हम एक और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पारिस्थितिकी इकोलॉजी से संबंधित ही है। ये रहा कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र शब्द, ठीक है, इसका मतलब होता है इकोसिस्टम वर्ड सबसे पहले किसने दिया। तो ये वर्ड जो दिया था वो सामान्य पहला ऑप्शन अर्नेस्ट हैकेल है, तो इसी पे टिक करते हैं। लेकिन ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। जो इकोसिस्टम्स वर्ड है वो हमारे पास दिया था A.G. टेंसले ने, तो इसका आंसर हमारे पास बी होगा, A.G. टेंसले। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। परिस्थिति की तंत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो ये दिया A.G. टेंसले ने। अब हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई पारिस्थिति की पिरामिड्स, अब पारिस्थिति की पिरामिड्स में ऊर्जा पिरामिड वगैरह हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो पिरामिड्स है कि भाई ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, ये इस टाइप के पिरामिड्स पाए जाते हैं या इस टाइप के पिरामिड्स पाए जाते हैं। तो इनकी अवधारणा मतलब कि इनके बारे में, पिरामिड्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो टेंसले है। वो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिए थे उन्होंने, ये सब वर्ड इकोसिस्टम वर्ड सबसे पहले टेंसले ने दिया था। तो अब बात करते हैं कि भाई पारिस्थितिकी पिरामिड है, उनकी अवधारणा, उनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो उसका आंसर है चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले इको पिरामिड्स के बारे में, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। राइबोसोम है जो एक सेल ऑर्गेनल है, कोशिकांग है,
वो किसके लिए, मतलब कि कार्यस्थल है, मतलब निम्न में से ये जो 4-5 कार्य जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कार्य वो करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि भाई ये होते कहाँ कहाँ हैं। तो पहले हम बात करेंगे श्वसन की। जो श्वसन है, कोशिकीय श्वसन जो है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, वो हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। वसा संश्लेषण जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतरप्रद्रवी जालिका में वसा संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सबको पता है कि भाई क्लोरोप्लास्ट में होता है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन संश्लेषण जो है वो हमारे पास होता है मुख्यतः राइबोसोम में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। तो इसका मतलब आंसर हो गया फर्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ठीक है ना, ये एक सेल ऑर्गेनेल है जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, वसा संश्लेषण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब सूची 1 जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें हमें दे रखा है रोग कारक पैथोजन, सूची 2 लिस्ट 2 में हमें दे रखा है रोग डिजीज। ठीक है, तो इनका हमें मिलान करना है, सुमेलित इनको करना है। ठीक है ना, तो हम इनको भूल जाते हैं। सबसे पहले इनके बारे में हम ध्यान करते हैं कि भाई ये जो रोग हैं ये किस कारण होते हैं। तो पहला जो रोग है दाद। ठीक है, ये इसको हम सामान्य शब्दों में बोलें तो फंगल इन्फेक्शन बोल सकते हैं। दाद जो है वो सामान्य वर्ड है इसके लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो ये फंगल नाम से स्पष्ट है, फंगस, फंगस को हिंदी में बोलते हैं कवक। तो ये हो गया फंगस या कवक द्वारा। दूसरा है मलेरिया। मलेरिया की अभी हमने बात करी थी कि मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ होता है उसके द्वारा होता है। तो इसका जो रोग कारक है वो है प्रोटोजोआ। तीसरा है जुखाम। जुखाम जो है या नॉर्मल जो कोल्ड फ्लू है, ठीक है, फ्लू भी इसको बोल सकते हैं, ये होता है विषाणु वायरस के द्वारा। ठीक है, लास्ट है टाइफाइड। टाइफाइड होता है जो जिसको हम बोलते हैं दाना या मियादी ज्वर, मियादी बुखार जिसको बोलते हैं, वो होता है जीवाणु द्वारा। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो दाद है उसकी बात करते हैं कि दाद को हम कवक से मिलाते हैं। तो बै में हो गया 1, इसका आंसर यहां लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं ए बै से दै। तो ए है सबसे पहले जीवाणु, जीवाणु से कौन सा रोग है, टाइफाइड, तो इसको इससे मिलाया। ए में है 4। बै है वो होता है दाद होता है, कवक से क्या होता है दाद होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है फंगस से। तो बै में आ गया फर्स्ट। प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से भी हमने बात करी, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, तो इसमें आ गया सेकंड। लास्ट जो है विषाणु, वायरस से क्या होता है, वायरस से हमारे पास जुखाम, तो दै में आ गया थर्ड। अब यहाँ ऑप्शन दे रहा है कि ए बै से दै, इनमें मिलान कीजिए। तो अपने को ऑप्शन देखना है 4 1 2 3, ये किस ऑप्शन में है वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक ए में 1 दे रखा है जीवाणु से दाद, ये बिल्कुल गलत हो गया। ए में 2 दे रखा है जीवाणु से मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होता है, ये भी गलत हो गया। ए जीवाणु, जीवाणु में 3 जुकाम दे रखा है, ये वायरस से होता है, ये भी गलत हो गया। फिर लास्ट ऑप्शन है 4 दे रखा है टाइफाइड, जीवाणु से, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, ये तीनों हमारे गलत हो चुके हैं, तो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। जो फाइनल आंसर है वो है डी। अब इसमें हम नेक्स्ट चीज की बात करें तो और अदर ऑप्शन है उनको भी हम मिलाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है इसमें दे रखा है बै में फर्स्ट। तो कवक, कवक से दाद होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है वो कवक से या फंजाई से होता है,
फंगल जो इन्फेक्शन होता है फंगस से होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर जो सी है उसमें सेकंड दे रखा है कि प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, बिल्कुल सही है। ये चीज भी अभी हमने बात करी, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, उससे हमारे पास मलेरिया होता है। उसके बाद जो डी है उसमें दे रखा है 3 विषाणु से जुकाम, बिल्कुल अभी हमने बात करी कि भाई जो फ्लू है कोल्ड है वो वायरस से होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें तो ये दे रखा है कि बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी, ठीक है, जो डीपीटी वैक्सीन है वो किसके लिए दी जाती है, ठीक है ना, किस रोग को रोकने के लिए दी जाती है। तो अब हम ऑप्शन से बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज की भाई डिप्थीरिया है, ठीक है, डिप्थीरिया बिल्कुल है, डिप्थीरिया डीपीटी में, डीपीटी के लिए जो डीपीटी है वो डिप्थीरिया उसमें बिल्कुल है, डिप्थीरिया के लिए डीपीटी दी जाती है, ट्रिपल एंटीजन है। तो डेंगू के लिए बिल्कुल नहीं दी जाती, ठीक है, डेंगू के लिए, डेंगू एक वायरल डिजीज है, इसके ऊपर ये जो एंटीजन है ये काम भी नहीं करेगी, अगर हम देते हैं तो ये काम भी नहीं करती। तो अब हम इसको ऑप्शन को काटते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई और कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें कुकुर खांसी, बिल्कुल कुकुर खांसी होती है, इसमें होती है एंटीजन डीपीटी में, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है अभी तक। पोलियो जो है, पोलियो की बाद में, अब पहले ट्राइवेलेंट दी जाती थी ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती थी, अभी ये पहले ट्राइवेलेंट थी, अभी ये डाइवेलेंट कर दी गई है, जो ओपीवी है वो पोलियो के लिए, तो टीका नहीं लगाया जाता पोलियो के लिए, तो कुकुर खांसी है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है टिटनेस, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, डीपीटी जो है वो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, इन तीनों रोगों को रोकने के लिए डीपीटी का जो टीका है वो वैक्सीन है वो लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। तो अभी हम बात करते हैं अलग अलग ऑप्शंस की। तो रेबीज जो है ये होता है हमारे पास रेबडो वायरस जो है, ठीक है, तो ये विषाणु के कारण होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। मलेरिया जो है अभी हमने बात करी कि जो मलेरिया है वो हमारे पास प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये प्रोटोजोआ से होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक अभी देखते हैं, नन ऑफ दीज अभी देखते हैं। कुष्ठ रोग जो है ये होता है एक जीवाणु से, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक बैक्टीरिया होता है, उससे ये जीवाणु, जो ये जीवाणु है ये कुष्ठ रोग जो है वो उत्पन्न करता है, ठीक है। तो सीधी बात हो गई कि ऑप्शन बी सही है, इसमें कुष्ठ रोग जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने अभी छोड़ा था बीच में, वो देखते हैं कि माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार की विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता डैश 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 रिक्त स्थान एवं उसका गर्भस्थ शिशु डैश 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 है, ठीक है। तो ये जो डिजीज है ये इसको कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है। इसको रोकने के लिए एक रोगम वैक्सीन वगैरह लगाई जाती है माता को, जो डिलीवरी है प्रसव है उससे जस्ट पहले, ठीक है, कुछ टाइम पहले, यानी कि 72 आवर्स वगैरह उससे पहले ही लगाई जाती है। तो अब बात करते हैं कि भाई आरएच जो रक्त प्रकार है, आरएच रक्त प्रकार होता क्या है। तो ये दो टाइप का होता है, एक आरएच कारक जिसमें उपस्थित है वो आरएच पॉजिटिव, जिसमें एब्सेंट है वो आरएच नेगेटिव। अब बात आती है कि भाई इस क्वेश्चन के संदर्भ में, इस प्रश्न के संदर्भ में आरएच कारक का महत्व क्या है। माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार की विसंगति यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता, तो जो पहली डिलीवरी होती है, जो पहले बच्चे का, प्रथम बच्चे का जो प्रसव होता है उसमें अगर हमारे पास ये विसंगति आती ही नहीं है,
चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे माता RH पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या जो चाइल्ड है वो RH पॉजिटिव नेगेटिव हो, उसके बाद जो अगर वो RH पॉजिटिव है तो मदर बॉडी जो है, माता का शरीर जो है, उसमें इसके एंटीबॉडी बनना तैयार हो जाती है। उसकी वजह से जो सेकंड डिलीवरी होती है उसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस की समस्या आती है। तो अब बात करते हैं कि उत्पन्न हो सकती है यदि माता, तो इसमें है RH हीन, तो RH हीन हो, ठीक है, या माता को हम थोड़ी देर साइड रखते हैं, उसका गर्भस्थ जो अभी हमने बात करी कि भाई वो जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड जो है उसमें जो सही है उसको रखो, बाकी जो RH हीन है उसको कट कर दो, यानी A और C है वो ऑप्शन कतई सही नहीं हो सकते, B और D में से हमको चूज करना है। अब बात करते हैं कि अगर मदर RH पॉजिटिव है तब तो कोई ऐसी विसंगति होगी नहीं, एंटीबॉडीज बनेंगी नहीं, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस डिजीज होगी ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट होता है, ये दोनों RH पॉजिटिव है तो भी नहीं होगी। तो ये जो मदर है ये RH हीन होनी चाहिए, RH नेगेटिव होनी चाहिए, इसके जिससे उसमें एंटीबॉडी बने और फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक रोग उत्पन्न हो, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। अब जो RH कारक है इसकी खोज लैंड स्टीनर ने की थी, जो हमारे साइंटिस्ट है एक लैंड स्टीनर, उन्होंने की थी, रिसस मंकी है एक, ठीक है, जो अफ्रीका में पाया जाता है, उसके ऊपर इन्होंने खोज करी थी, उसी के नाम के आधार पर इसका RH नाम पड़ा। तो ये है कि भाई मदर है वो RH नेगेटिव होनी चाहिए और जो चाइल्ड है वो RH पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे जो बायोलॉजी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने सोल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इस सीरीज में एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें बायोलॉजी के, उसके बाद जो अदर टेक्नोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं, सामान्य जो एग्जाम्स हैं, प्रतियोगी परीक्षा है, सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं।